अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख और हमने आज प्रोग्राम में डिस्कस करना है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू कर दिया गया है। इसके ऊपर अपने पैनलिस्ट का रद्द-ए-अमल जानेंगे और वो क्या समझते हैं, क्या ये दुरुस्त फैसला था या नहीं। उनके टेकअवेज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। सबसे पहले हमने बात करनी है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिन्होंने कल एक इंटरव्यू देते हुए उनसे एक सवाल हुआ कि बड़ा अहम सवाल है और मौजूदा दौर में जिस तरह की सियासत हो रही है उससे बड़ा रेलेवेंट है और ख़ास तौर पे इमरान खान पर बड़ी दफ़ा तनकीद भी होती है। तो उनसे सवाल हुआ, इमरान खान ने उसका किस तरह से जवाब दिया। अब जो एंकर हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो इमरान खान से ये पूछती हैं कि आपके तर्ज़ सियासत, यानी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्ज़ सियासत का दुनिया के जो दीगर लीडर्स हैं जो तकसीम की सियासत करते हैं उनसे मुवाजना किया जा रहा है, तो क्या ये दुरुस्त है। इमरान खान ने इसका वाज़ेह तौर पर जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो हम मार्च कर रहे हैं, जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपने हक़ के लिए कर रहे हैं और ये एक जमहूरी अमल है। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट क्लियर करने के लिए आपको समझाते हैं कि एग्जैक्टली पॉपुलिज्म होता क्या है और मौजूदा जो दुनिया है उसमें इसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। वैसे तो अगर देखा जाए तो पॉपुलिज्म ये ख्याल या एक आइडिया है जिसमें माशरा दो ग्रोहों में, यानी एक कहिए साफ शफाफ लोग और उनके खिलाफ होते करप्ट माफिया, इसके ऊपर तकसीम होता है। इसको आम सादा अल्फाज में अवाम की सियासत भी कहा जा सकता है। ये वैसे तो इन इट्स ट्रू सेंस कोई मनफी टर्म नहीं है, लेकिन मौजूदा दौर में, मौजूदा दुनिया में लीडरान ने जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया है, इस तर्ज़ सियासत का, उसको किसी अच्छी मिसाल में नहीं गिना जाता और अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। जैसे अभी सहाफ़ी ने एग्जाम्पल भी दिया, एंकर पर्सन ने, ट्रंप की, डुटर्टे की, बोल्सोनारो की। तो होता कुछ यूँ है कि आज के दौर में लीडरान बड़े बड़े दावे करते हैं, अपने आप को आवाम की असल तर्जुमान कहते हैं, निजात दहिंदा के तौर पर दिखाते हैं, कहते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ से या उनके बयानिए से उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये सब वादे अपनी जगह, ये सब दावे अपनी जगह, जायज़ा लें इन दावों का, वादों का, तो नज़र आता है कि अट्रैक्टिव ज़रूर हैं लेकिन काबिल अमल नहीं होते। और ख़ास तौर पे सबसे तशवीशनाक बात ये कि इस तर्ज़ सियासत से नेचुरली जो जज्बात जनरेट होते हैं, जो नफ़रत होती है, उसको सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और एट टाइम्स सही सेंस में नहीं, गलत सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इमरान खान का मवाजना इस तरह के लीडर्स से हो रहा है जिनमें ट्रंप, बोल्सोनारो, डुटर्टे होते हैं, तो क्या ये मवाजना करना दुरुस्त है? यही पूछेंगे अपने तज्जियाकारों से आज हम। उनके सामने हमने ये सवाल रखा है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। पैनल पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब कराची स्टूडियोज़ से, बेनज़ीर शाह साहिबा और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं, और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। अच्छा नहीं, लाहौर स्टूडियो से मौजूद है, बल्कि लाहौर वालों को तंग कर रहे हैं आज भट्टी साहब। बेनज़ीर, सबसे पहले आपकी टेक चाहूँगी इसके ऊपर, क्या समझती हैं आप? क्या ये कंपैरिजन करना इमरान खान साहब की सियासत का ट्रंप जैसे लीडरान से जो कि नफरत की सियासत करते हैं, इन अदर वर्ड्स, आसान अल्फाज में, दुरुस्त है? देखिए अलीना, एक पॉपुलिस्ट लीडर क्या होता है? एक पॉपुलिस्ट लीडर जो होता है वो एक आम सियासतदान नहीं होता। दो तीन डेफिनेशंस होती हैं। एक तो जो माशरे को तकसीम करे कि जो मेरे साथ हैं वो अच्छे हैं और जो मेरे खिलाफ हैं, जो वोटर्स जिन्होंने मुझे वोट भी नहीं डाला, वो सिर्फ बुरे नहीं हैं, वो मुल्क में गद्दार हैं। इस किस्म की पोलराइजेशन होती है जो पॉपुलिस्ट लीडर्स करते हैं। दूसरी चीज कि वो कहते हैं कि मैं एक अकेला शख्स हूँ, मेरी पार्टी में भी ऐसा कोई नहीं है, मैं अकेला एक ऐसा सियासतदान हूँ जो अवाम की नुमाइंदगी करता है और दुरुस्त तरीके से अवाम की नुमाइंदगी करता है। एक तीसरी चीज ये होती है जो कॉमन होती है पॉपुलिस्ट लीडर्स में कि वो जमहूरियत को इलेक्शन के हद तक सिर्फ मानते हैं, उसके आगे वो ज्यादा जमहूरियत में कोई खास यकीन नहीं रखते, ना ही जमहूरी इदारों में कोई यकीन रखते हैं। अच्छा, इन तीनों डेफिनेशंस में इमरान खान साहब पूरा उतरते हैं, अब उनको अच्छा लगे या बुरा लगे। और आपने देखा कि जब उनसे पूछा भी गया इसके बारे में, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा हो कि नहीं मुझे इन सियासतदानों के साथ कंपेयर ना करें, मेरी सियासत बहुत मुख्तलिफ है। उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया और बात को कहीं से कहीं से ले गए। लेकिन देखिए, एक बात बहुत जो एक वाज़ेह फर्क है, क्योंकि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं एक पॉपुलिस्ट लहर आई हुई है, लेकिन एक जो फर्क है वो ये है कि हमारे जैसे मुल्क में जमहूरी निजाम जो है वो कमजोर है, तो हमारे जैसे मुल्क में जब एक पॉपुलिस्ट लीडर आता है तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। अब आप दूसरे ममालिक को देख रहे हैं, जैसे अमेरिका है या बरतानिया है, ये जमहूरी ममालिक हैं।
यहाँ पे बहुत देर से जमहूरियत है, यहाँ पे जमहूरी निजाम जो है वो काफी हद तक बहुत मजबूत है। तो जब एक पॉपुलिस्ट लीडर आता है, जैसे ट्रंप आए, तो वो ऐसे लीडर का मुकाबला कर सकते हैं। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूं कि जब ट्रंप आए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आके तब्दीलियां करने की कोशिश की, अपनी मर्जी के जजेस लगाने की कोशिश की, लेकिन जो उनकी लोअर जुडिशरी थी वो इतनी इंडिपेंडेंट थी कि उनकी तरफ से एक पुश बैक आया। उनकी मीडिया जो थी, एक सेक्शन ऑफ द मीडिया अमेरिका में, वो इतनी मजबूत, इतना इंडिपेंडेंट था कि वो ट्रंप के खिलाफ उठ के खड़ा हुआ। उनके जो अदारे थे, जैसे टैक्स का अदारा, उनकी जो सेनेट थी, वो खड़ी हुए। बोरिस जॉनसन के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी के अंदर से आवाजें उठी, बल्कि उनकी अपनी सियासी जमात के अंदर से आवाजें उठी उनके खिलाफ। हमारे मुल्क में क्योंकि जमहूरी निजाम कमजोर है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि एक तीसरी कुव्वत है हमारे मुल्क में जिसने जमहूरी निजाम को कमजोर किया है, तो यहाँ पे जब एक पॉपुलिस्ट लीडर आता है तो पहले ही जमहूरी निजाम में एतमाद इतना कम है, तो जब एक पॉपुलिस्ट लीडर आके जैसे इमरान खान साहब, जो जमहूरी अदारे हैं जिनका काम है चेक्स एंड बैलेंसेस करना हुकूमत पे, जैसे आपकी मीडिया, जैसे आपकी पार्लियामेंट, जैसे आपकी अदालतें, जैसे आपके इलेक्शन कमीशन, जब इनके ऊपर वो तनकीद करते हैं, इनके ऊपर जब वो बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं, तो इससे और माशरे में जो एतमाद होता है वो कम होता है, इससे और ये इदारे कमजोर होते हैं। जैसे मैंने ये पहले भी एक बात कही थी लीना, कि इमरान खान साहब एक आम सियासतदान नहीं है। एक अगर आप छोटी सी मुझे बात करने का और मौका दीजिएगा, क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने ये फिर से बात दोहराई। उन्होंने कहा क्या कि देखिए, मेरे पास पिछली बार एक बड़ी कमजोर हुकूमत थी, 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, तो बहुत सी चीजें थी जो मैं करना चाहता था, मैं नहीं कर सका। इसका मुझे जवाब चाहिए लीना, कि मैं जानना चाहती हूँ कि फर्ज करें कल इलेक्शन होता है, इमरान खान साहब जीत जाते हैं, लेकिन उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो वो क्या करेंगे? हुकूमत नहीं बनाएंगे, फिर से इलेक्शन कराएंगे? क्या हमारे मुल्क में इलेक्शन पे इलेक्शन होता रहेगा जब तक इमरान खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि उनका एंड गोल क्या है, कि वो इस मुल्क को, इस पूरे निजाम को, अच्छा फॉर द टाइम बीइंग तो वो इसकी इस तरह से तौजीह देते हैं ना कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो अब आएंगे और 2/3 मेजॉरिटी से ही आएंगे, इफ नॉट मोर। तो चलें, फॉर द टाइम बीइंग इसको हम थोड़ा सा आने तक, रिजल्ट आने तक, इलेक्शन की कम अज़ कम कॉल अनाउंस होने तक ज़रा टालते हैं। भट्टी साहब की तरफ ये गुफ्तगू लेके चलेंगे। भट्टी साहब, आप बताएं, ये जो बेनज़ीर कह रही हैं कि वो समझती हैं कि इमरान खान की जो सियासत है वो नफरत की सियासत है, और जिस तरह से तकसीम उन्होंने डिवाइड पैदा की है, खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां जमहूरियत पहली बड़ी कमजोर है और खतरनाक होती है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? पहली बात तो ये है मैडम शेख के पता नहीं वो कमज़ोर जमहूरियत कहाँ है, वो कभी मिल गई मुझे तो मैं बता दूंगा कि आजकल वो कितनी कमज़ोर है। दुखती रख पे हाथ रख। दूसरी बात ये है मैडम शेख, कि नफरत, तकसीम, गद्दारी के फतवे काबिल मुज़म्मत, शर्मनाक, और किसी धड़े को, किसी जमात को, किसी शख्स को ये हक हासिल नहीं होना चाहिए कि वो नफरत, तकसीम और फतवे लगाए। तीसरी बात मैडम शेख के इमरान खान साहब को हमने ही इधर पाकिस्तान में रखा गया कि वो मोदी, बोरिस जॉनसन और इमरान खान, इस ब्रैकेट में भी रखा गया। इमरान खान साहब का हिटलर से भी मवाजना किया जाता रहा है, और इमरान खान साहब का ट्रंप से भी मवाजना किया जाता है, और ट्रंप और उनमें काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती भी थीं। जैसे दोनों गैर मुतवक्का तौर पर इक़्तिदार में आए, दोनों सोशल मीडिया पर बड़ा इंसार करते थे, दोनों एक जैसे तनाज़ात यानी तनाज़ों में घिरे, दोनों की ज़ाती ज़िंदगियों में काफ़ी ममासलत है, दोनों गैर मुतवक्का तौर पर इक़्तिदार से निकले, यानी वो गैर मुतवक्का तौर पर हारे और ये गैर मुतवक्का तौर पर अदम एतमाद, दोनों इक़्तिदार से बाहर होने के बाद मुजाहिरों में हुए दोनों जगहों पे, और दोनों तोशा खाना केसों में फंसे हुए हैं। खैर से ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि दोनों तोशा खाना केसों में फंसे हुए हैं। तो अब ये जो आपने ये ब्राज़ील का साहब का इमरान खान से मवाजना किया है, जी। तो ब्राज़ील के वो सदारती इंतखाबात में हारे हैं और बड़े कम मार्जिन से हारे हैं, और उनके हारने के बाद लोग सड़कों पर भी आए हैं, शाहराएं बंद भी की हैं, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप सड़कें शाहराएं बंद कर दें, खोल दें। और उनके हामियों ने भी मुजाहरा किया है कि फ़ौज को उन्होंने कहा है कि आके मुदाखलत करें, ये किस शख्स करप्ट आदमी को आपने इक़्तिदार दे दिया है। और आप दूसरी ममासलत देखें, ये जो लोला डिसिल्वा साहब हैं, नाम गलत ले लिया तो मैं माज़रत चाहता हूँ, अंग्रेज़ी कमज़ोर है, ये जो दूसरे हैं जो अब इक़्तिदार में सदर बने हैं, खैर से
ये लग्जरी अपार्टमेंट इन यानी एक और एवनफील्ड, उनके एवनफील्ड की करप्शन के इल्जाम में 10 साल के लिए इन्हें कैद हुई थी और नाअहल कर दिया गया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट साहिबा ने, वहां की ब्राजील सुप्रीम कोर्ट ने जज को मुतस्सब करार देकर इनकी सजाएं कालअदम करार दे दी थी, जो अब नवाज शरीफ साहब जिसकी वेट कर रहे हैं। और वो भी 3 बार सदर बने हैं। खैर से जैसे नवाज शरीफ साहब हमारे दिलों के राजा 3 बार वजीर आजम बने हैं, वो भी 3 बार सदर बने हैं। ठीक है। और अब नवाज शरीफ साहब अगर चौथी मरतबा वजीर आजम बनते हैं तो वो भी मुअम्मर तरीन वजीर आजम होंगे इलेक्टेड। सर मुख्तसरन बताइएगा ना, पॉइंट पे आइएगा। लेकिन वो भी 77 साल की उम्र में अब सदर बने हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम ये नफरत और तकसीम पहले भी थी, ये आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की नफरत और तकसीम नहीं देख सकते। दोनों को गद्दार कहा, दोनों ने एक दूसरे को केसेस बनाए, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा। नफरत और तकसीम और जमातों में भी थी। अब आ गया इमरान खान साहब के पास है जो उनका सबसे मौसर हथियार है, वो सोशल मीडिया, जिसकी वजह से अब हमें ज्यादा लगने लग गई। और कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब के आने के बाद ज़ाहिर उन्होंने एक पोजीशन ली कि बाकी चोर बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया भट्टी साहब ने, इनसे इसको जरा आगे लेके चलते। कौन मैं सब जवाब देंगे? न्यायी साहब से। न्यायी साहब आप बताइएगा। भट्टी साहब जो पॉइंट उठाते हैं वो कहते हैं आप लोग इमरान खान के ऊपर तो तनकीद कर रहे हैं, उनकी पॉपुलिस्ट अप्रोचेस के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी भी ऐसी थी, उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून या उनके जो मुखालिफिन थे उनके खिलाफ नफरत को सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। फिर मुस्लिम लीग नून का भी जहां बस चला उन्होंने भी वैसे ही किया। क्या आप समझते हैं कि सारी की सारी पाकिस्तानी सियासत ही ऐसी है, या फिर आज इमरान खान का तर्ज सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है और सही नहीं है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि टू सर्टेन डिग्री, सर्टेन एक्सटेंट हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर एक इंतहा पसंदी है। खसूसन जो रूरल पॉलिटिक्स है वो एक बड़ी एक अजीबोगरीब फ्यूड छोड़ के जाती है। इंटरनल स्ट्राइफ्स, कत्ल हो जाना जब कैंडिडेट्स आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं, और कबायली इलाकों में इवन मोर सो। और सियासी दुश्मनी जो है वो बिल्कुल एक परमानेंट दुश्मनी के तौर पे कई दहाइयों तक दो फ्री के दरमियान एग्जिस्ट करती है। बहरहाल अर्बन पॉलिटिक्स में ये सारी मौजूद है। इससे ज्यादा जो भट्टी साहब ने इशारे किया उससे पहले इवन लेफ्ट और राइट की सियासत जो है, मदर साहब ने भी उसका खासा स्टडी की होगी जो 50s में थी और अर्ली 60s में, और अब हमने भी उसको पढ़ा भी और फिर टू सम एक्सटेंट 70s में देखा भी है, बल्कि हिस्सा भी लिया। बड़ी एक्सट्रीम की सियासत थी। देखिए, मैं जो आपका टॉपिक है उसका इससे तो पोलराइजेशन जो है ना एक एस्पेक्ट है। एक अभी तो आपने मिसाल दे दी है जो है बोल्सोनारो की, और कि वो कैसे उसकी पॉपुलेशन और किस तरीके से वो जो है बहरहाल उसको दफ्तर निकाला गया। और ये भी सही है कि शाहजेब खानजादा साहब जिस दिन इलेक्शन हुआ और उसके अगले दिन वो प्रोग्राम किया, हकीकत है जैसे उनका स्टाइल है बड़ा पॉपुलर हुआ है। जब वो सारा बता रहे थे तो एग्जैक्टली लगता था कि लोलो जो है वो नवाज शरीफ का जिक्र कर रहे हैं, और जो जब तक नाम नहीं लिए तो आप ये समझते थे इमरान खान साहब का जिक्र हो रहा है। मैं एक बता दूं जी कि असल ये पॉलिटिक्स जो है इसके ना जो है जद अमजद जो है वो ट्रंप है, ना बोल्सोनारो है, ना इमरान खान है। ये 1920s में हिटलर और मसोलिनी के सूरत में हम देख चुके थे। मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ। ये 22 अक्टूबर को एक आखिरी स्पीच की थी मसोलिनी ने। उस फैशन मूवमेंट जो है जो 1917 का रशियन रेवोल्यूशन है, उसके बाद एक उन्होंने उसी के तरीके से वो जो कम्युनिस्ट तरीके से फैशिस्ट तरीक चलाई थी, और उसके अंदर ये था कि जी एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करो, नेशनलिज्म उभारो और नफरत उभारो, और उसके हेट्रेड के अंदर जो है ना तकसीम करके और एक ग्रुप को जो है उसको इतना आप उसके वायलेंस डालो कि दूसरे ग्रुप को वो ओवर पावर कर दे। ये बिल्कुल जो है आप देख लें, हकीकत है कि आप मसोलिनी की पॉलिटिक्स देख लें और उसके बाद पूरा उसका एक पूरे केस स्टडी कर ले। इमरान खान साहब मुझे कई फर्क नजर आए जब वो तकरीर कर रहे थे। मुझे 24 अक्टूबर 1922 को इन्हें तकरीर की थी मिलान, जिसमें उन्होंने उसके बाद इतना भड़काया कि उसने कहा जी मैं तुम्हें आखिरी वक्त दे रहा हूं, मैं चढ़ाई करके आ रहा हूं रोम के ऊपर, और अगर आपने इक़्तिदार मेरे हवाले ना किया क्योंकि अब तुम्हारा हक खत्म हो गया है, क्योंकि ये लोग मेरे सामने खड़े हैं, यही पूरा जो है इटली है और यही मैं हूं और यही सब कुछ है। क्या हुआ? उन्हें कब्जा कर लिया। फिर कितना उसके अंदर उसमें नफ्सा नफ्सी गदर फैला।
कि 7-8 इटली आज तक उससे नहीं सह सका। पॉपुलर मूवमेंट थी, वायलेंस था, उसमें प्रेशन थी, और इसी तरीके से नेशनलिज्म को मारा गया और रिलीजियस का, मजहब का टच दिया गया। हिटलर का भी मजहब का टच था, यहूदियों के खिलाफ जो नफरत मारी उसने, और जो कुछ उसके बाद हॉलोकॉस्ट और क्या क्या हम नहीं देखते। देखिए इमरान खान साहब यहाँ ले आए हैं, यकीन जाने पाकिस्तान को अब इससे निकालना नामुमकिन है। हम असल समझ नहीं सकते कि उसने इमरान खान साहब क्या डैमेज किया है। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब मुकम्मल झूठ बोलते हैं या आधा सच बोलते हैं, और एक बड़ा जबरदस्त कोटेबल कोट है, या पति हदीस है या वो कहता है आधा सच जो है झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। उसका रिपीट कर करके जो सर हमने तो नया कोट भी सीखा है ना, गैर जरूरी सच शर होता है, तो अब तो समझ ही नहीं आते किसके ऊपर यकीन करें। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर एक छोटा सा मौका देंगे आप प्लीज जरा रिस्पॉन्ड करने के लिए। चले बेनजीर आप पहले ऐड कर लीजिएगा, मुख्तसर रखिएगा। जी अलीना, देखिए मैं फिर से कहूंगी कि इमरान खान साहब को बाकी सियासी जमातों के साथ और जो बाकी मुल्क के सियासतदान हैं उनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अच्छा, क्यों? और बिल्कुल ये बात ठीक है कि गद्दारी के सर्टिफिकेट जब कोई भी बांटता है या मजहब का जब कोई भी सियासतदान इस्तेमाल करता है तो हम उस पर खुल के तनकीद करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन ये जो बाकी सियासतदान है, जब कोई ऐसा कानून लाने की कोशिश करते हैं जिससे उनको पता है कि मुल्क में जमहूरी निजाम मजबूत होगा, जो तीसरी कुव्वत है उसके खिलाफ, तो ये कंसेंसस बनाते हैं। और इसकी मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकती हूँ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 18वीं तरमीम, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जब वो इलेक्शन एक्ट 2017 लेके आए तो उन्होंने कंसेंसस बनाया। इसी सियासी जमात को, ये जो बाहर बैठी हुई है, इनको वापस लेके आए स्टैंडिंग कमेटीज में और इनके साथ बैठ के उन्होंने वो पास कराया। पीटीआई ने और इमरान खान साहब तो इन दूसरी सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये एक बहुत वाज़ेह फर्क है जिस किस्म की पोलराइजेशन इमरान खान साहब करते हैं और बाकी सियासी जमातें करती हैं। ठीक है, मैं भट्टी साहब से जवाब लेती, लेकिन मज़हर साहब की राय पहले शामिल करूँ। मज़हर साहब, क्या फ़र्क है खान साहब और बाकी सब जमातों में और उनके तर्ज सियासत में? एक जो फ़र्क बेनज़ीर बता रही हैं वो ये है, वो समझती हैं खान साहब कहते हैं या उनका तर्ज सियासत ये है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। देखिए, कंपेयर आप हर पॉलिटिशियन को हर पॉलिटिशियन से कर सकते हैं, हर जमात को हर जमात से कर सकते हैं। 1997 में तो बेनज़ीर की सबसे बड़ी तनकीद नवाज शरीफ साहब पे क्या थी कि वो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बनाने जा रहे हैं और इस तरह की तरमीम लाने जा रहे हैं। तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए, जो पिछले 10-15 साल में दुनिया में एक इशू बहुत तेज़ी से उभरा और वो ये कि हुक्मरानों की करप्शन के हवाले से, और पनामा लीक्स, पनामा पेपर्स जो हैं वो इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं। उसमें सिर्फ पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के हवाले से नहीं बल्कि दुनिया के कई पॉलिटिशियंस के हवाले से ये बातें खुलकर सामने आईं जो करप्शन में रूलर्स एंगेज थे, और उनमें से कुछ ने स्टेप डाउन भी किया इस पेपर्स के सामने आने से। तो करप्शन एक बड़ा इशू बन के आया। ये जो पिछली चंद बड़ी तहरीकें रही हैं, इसके पीछे जो इमरान खान की 2013 की मार्च थी वो अरब स्प्रिंग से मुतासर होकर, अरब स्प्रिंग जो थी उसने इस ख़ास तौर पे इस पूरे रीजन को भी और मिडल ईस्ट को भी अपनी लपेट में लिया। वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट फिनोमेना के तौर पे सामने आया अरब स्प्रिंग। हालांकि मेरी उस पर स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन ये थी कि अरब स्प्रिंग दरअसल जो एंटी अमेरिकन जो मूवमेंट्स थी उनको क्रश करने के लिए मिडल ईस्ट में, उसके बाद आप देखें लीबिया का क्या असर हुआ, उसके बाद सीरिया का क्या असर हुआ, वो सारे ममालिक जो पैलेस्टीनियंस के लिए खड़े होते थे उन सारे ममालिक को टारगेट किया गया। बिल्कुल इसी तरह 60s में हमने देखा था, जिसकी नियाज़ी साहब ने बात की, कि उस वक्त जितने भी कम्युनिस्ट मूवमेंट थी उन सबको क्रश किया गया, उन सबको क्रश किया गया, और उस पर अमेरिकन का पूरा इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है उन मूवमेंट को, चाहे लैटिन अमेरिका में आप देख लें, सारी चीज़ें देख लें। ये जो इमरान खान ने जो जवाब दिया, मेरे तो लिहाज से उन्होंने अपना उसको डिफेंड किया कि मैं जो मार्च कर रहा हूँ ये कोई अलग मार्च नहीं है, ये वही मार्च है जो मेरे खिलाफ भी हुआ था। अच्छा, हमने 90s में भी देखा था कि इस तरह की पहले ट्रेन मार्च होती थी, हमने लॉन्ग मार्च भी देखी, एहतजाज के तरीके जो 77 में तक हमने देखे, 83 आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मज़हर साहब, लेकिन सिर्फ फ़र्क यही है, जैसे इमरान खान साहब भी जब उनका मवाजना हो रहा है, ट्रंप से लेट से मवाजना हो रहा है, तो फ़र्क यहाँ पर यही आता है कि ये जो जज्बात होते हैं, जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो उनके वोटर सपोर्टर में, लेट से उनके फॉलोअर्स में, फिर वो उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पर। जैसे खान साहब
उसको किस तरह से एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा है वो एट टाइम सही नहीं होता। आप देखिए किस तरह से कैपिटल हिल के ऊपर ट्रंप के जमाने में चढ़े उनके वोटर सपोर्टर्स जब उन्होंने कॉल दे दी। देखिए खान साहब भी वही कहते हैं, अगर नहीं है लिपट जाए निजाम फिर मुझे क्या। अलीना देखें, जो सोशल मीडिया रेवोल्यूशन है ना, आप जितनी भी ये रिसेंट ईयर्स की मूवमेंट्स उठा के देख लें, उसमें सोशल मीडिया रेवोल्यूशन जो है एक बड़े अहम और इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे सामने आया। अच्छा। यानी बहुत से हमारे लीडर्स ये समझे कि जी उनकी लाखों फॉलोइंग है, लेकिन एक्चुअली नहीं थी। मुशर्रफ साहब मिसजज कर गए थे। उनकी बड़ी लाखों फॉलोइंग है अगर इंडिविजुअली देखें, लेकिन जब वो कराची आए तो 10,000 5,000 लोग भी नहीं थे एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये लेकिन मूवमेंट के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर आया है सामने खुलकर। इमरान खान ने क्या डिफरेंट किया एज ए रूलर, एज ए पॉलिटिशियन, कितनी उनको सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट से मिली, नहीं, आप फिर कहते हैं कि इमरान खान को पूरी तरह से आप मनफी तर्ज सियासत नहीं कह सकते उनका, आप यही कहते हैं ना। नहीं, मुझे आप ये ट्रंप से ना मिलाएं उनको। नहीं, ट्रंप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन पहली मरतबा सरफेस हुए, पाकिस्तान में वो इंतहाई अनपॉपुलर थे। उनकी हार्ड लाइन थी टुवर्ड जूइश लॉबीज, उनकी जो वो थे। नहीं सर, अपने मुल्क में बात करते हैं ना, उनके अमेरिका में वो जिस तरह से अपना तर्ज सियासत लेके चल रहे थे, जो किया उसको तो बड़ी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लोग पागल हो गए। देखें, एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स हमें नजर आती है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ले लें, नरेंद्र मोदी ले लें, ये हमें ये चीजें नजर आती हैं ना। इमरान खान ने का फोकस क्या, मुझे कोई बता दें। 96 ठीक है, बाकी चीजें उन्होंने यू टर्न लिया, उनके अंदर सियासी तजादात बहुत हैं, लेकिन उनका फोकस हमेशा एक चीज पे रहा कि ये दो पार्टियां करप्ट हैं। अब वो सही गलत वो बहस को छोड़ दें, लेकिन पॉलिटिक्स का फोकस रहा। बहस ही सारी यही है कि ठीक है आप सुहाने तो ख्वाब बड़े दिखाते हैं, लेकिन फिर जब उनके ऊपर अमल दरामद का वक्त होता है तो पॉपुलिस्ट लीडर्स हमने देखे मौजूदा दौर में यही होता है कि अमल नहीं कर सकते। एक छोटी सी ब्रेक सर, इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक लेनी है हमने, उसके बाद वापस आते हैं, इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। जी भट्टी साहब, आपने बेनज़ीर का आर्गुमेंट भी सुना ब्रेक से पहले, और फिर मेरे बाकी दो एनालिस्ट का भी, आप क्या जवाब देंगे? देखिए, बेनज़ीर साहबा ने जो बात की मैं उसको मानता हूं, और यही इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर इमरान खान साहब को नवाज शरीफ, जरदारी साहब और मौलाना साहब से कंपेयर किया जाता तो फिर उनका क्या थी, तब्दीली क्या थी? वो तो फिर तो इसका मतलब है वो भी एक चौथे आदमी थे, उनसे कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। और असली तरीके इंसाफ जो है, असली वाली तरीके इंसाफ, उसको कंपेयर इन पीपल्स पार्टी और नून से किया ही नहीं जा सकता। अलीना, मैं आपको बताऊं, मैं अली भट्टी साहब एक मिनट मैं आपको नहीं भट्टी साहब एक मिनट मुझे इमरान खान या पीटीआई का कोई लीडर बता दे इस वक्त कि इस गवर्नमेंट को आईनी तौर पे कैसे हटाया जा सकता है, और अगर आईनी तौर पे वैसे नहीं हटाया जा सकता जो आइन में दर्ज है, तो इस तर्ज अमल को हम डेमोक्रेटिक कहेंगे या अनडेमोक्रेटिक कहेंगे? ये छोड़ दें कि 2022 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ। आज की सिचुएशन में इस गवर्नमेंट को, जिसको आप चाहे इंपोर्टेड कहें, चाहे चेंज रिजीम की मूवमेंट चले, चाहे आईनी तौर पे इस गवर्नमेंट को कैसे हटाया जा सकता है, वो मुझे बता दें। दूसरे 18वीं तरमीम से ज्यादा अहम मेरे नजदीक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें दोनों पार्टी ने अनफॉर्चुनेटली अमल नहीं किया। भट्टी साहब मुख्तसर जवाब दीजिएगा, न्यायी साहब को शामिल गुफ्तगू करेंगे फिर। मैं बजर साहब से एग्री करता हूं कि डेमोक्रेटिक जरिया असम्बली है, तरीके अदम एतमाद, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब गुजरांवाला के जलसे में कह रहे थे कि बिजली के बिलों की, इसको लाने की, इसको चढ़ाने की, इसको बनवाने की, आर्मी चीफ साहब और डीजीआई ऐसा ही आप ही हो, उस वक्त क्या डेमोक्रेटिक वे था? सारी उम्र ये सिलेक्टेड कहते रहे, सिलेक्टेड आ गए, वो डेमोक्रेटिक था? न्यायी साहब नहीं, ये न्यायी साहब जब वो नेम कॉलिंग करते थे, वो बातें करते थे, वो कहते थे इनको हटाओ, मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने भट्टी साहब। आईनी तौर पे इस गवर्नमेंट को कैसे हटाया जा सकता है, बता दीजिएगा। पहली बात तो ये कि मैंने आपको जो बताया ना, आप अगर मुसोलिनी की मूवमेंट देख ले, पॉपुलिज्म की, वायलेंस की और नेशनलिज्म की, ठीक है, और कंपेयर करें और किस अंजाम में पहुंची, ठीक है। हिटलर ने गोबल को लाके कैसे झूठ बोल के कैसा अपना सिस्टम किया, ओके। और अब ये कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ ने कौन सा गैर आईनी मुतालबा किया है।
शायद खाकान अब्बासी रोजाना टीवी पे आता था, कहता था हम कहते हैं न्यूट्रल हो जाओ। इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि न्यूट्रल ना हो। मुझे बताया अल्लाह का ता हमारे पर कोई कहर करे कि हम कह रहे हैं जी कि जो आईन के मुतालबात है वो करें, तो उस पर इतराज है। नवाज शरीफ ने कहा वोट की इज्जत दो, क्या कहा वोट की इज्जत दो, क्या है हमारा आईन कहता है वोट की इज्जत दो। आप क्या समझते हैं? सोशल मीडिया पे हमें आगाह कीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक और इशू डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को न सिर्फ पासपोर्ट बल्कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, सिफारती पासपोर्ट जारी किया गया है। और आपको याद होगा कि गुज़श्ता जो हुकूमत है PTI की, उसने उनका जो पासपोर्ट है, ख़ासतौर पर सिफारती पासपोर्ट, उसको मनसूख किया था इश्तिहारी मुजरिम होने की बुनियाद पर। अब PMLN की हुकूमत आने के बाद सिफारती पासपोर्ट जारी हो जाना, क्या ये दुरुस्त है? अपने तजियाकारों से ये पूछ रहे हैं बेनज़ीर। देखिए अलीना, अगर आप इमिग्रेशन और पासपोर्ट की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे कानून भी पड़ा हुआ है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसके तहत इशू होता है, रूल्स भी पड़े हुए हैं। और अगर आप दोनों पढ़े तो वहाँ पे पाबंदी कोई नहीं है कि एक एब्सकॉन्डर को पासपोर्ट इशू डिप्लोमेटिक किया जा सकता है। बल्कि उसमें बताया गया है कि अगर एक साबिक वजीर आजम हो, साबिक सदर हो, एक्स सेनेट के चेयरमैन हो, एक्स नेशनल असेंबली के स्पीकर हो, तो उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल सकता है। और इसके अलावा वजीर आजम के पास भी पूरा अख्तियार होता है कि वो स्पेशल केसेस में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किसी को इशू करते हैं। तो एक तो ये डिबेट चल रही थी, तो कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी एक जो डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे कल से, वो ये है कि जो उनको नॉर्मल पासपोर्ट इशू किया गया था इससे पहले डिप्लोमेटिक पासपोर्ट से, वो भी उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पिछली हुकूमत ने कहा था कि क्योंकि ये एब्सकॉन्डर हैं हम उनको पासपोर्ट नहीं देंगे। अच्छा, इस पे मेरी कुछ कानूनी माहिरीन से भी बात हुई इसको समझने के लिए, तो वो ये कहते हैं कि एब्सकॉन्डर के लिए तो ज्यादा जरूरी है कि हुकूमत जल्द से जल्द उनको पासपोर्ट इशू करे ताकि वो मुल्क वापस आए और अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करें, जो एक बहुत एक रिक्वायरमेंट होती है कोर्ट की। अच्छा। तो दोनों जो है पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक और एक नॉर्मल पासपोर्ट, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ना कानून में है ना रूल्स में है। अच्छा, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर तो आती हूँ, लेकिन ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की है कि एब्सकॉन्डर को तो पासपोर्ट बल्कि जारी होना चाहिए, लेकिन अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है और उसकी मयाद खत्म हो गई है, वो शहरी नहीं है अब, तो फिर तो उसको डिपोर्ट करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये तो बेहतर नहीं है बल्कि किसी भी हुकूमत के लिए कि उसको पासपोर्ट जारी ना हो? नहीं अलीना, डिपोर्ट अगर आपके पास डिपेंड करता है ना। अभी देखें, अब असाकदार को बिकॉज़ टेक्निकली यू डोंट हैव अ ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट, राइट? नहीं, लेकिन आप देखिए पिछली हुकूमत में उनको इशू नहीं किया, लेकिन वो कह रहे थे कि ये मुल्क से भागे हुए और बाहर रह रहे हैं। भाई आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, आप उसी वक्त उनको इशू करते और आप वापस बुलाते, उनको मौका देते कि वो आए और आके अदालत में पेश हुए, फिर तो उनके पास कोई एक्सक्यूज भी ना रहता ना। अब तो आपने उनको एक्सक्यूज दे दिया कि आपने उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया और आपने उनसे कहा कि आप ये वापस नहीं आ रहे मुल्क में, हम इनको स्पेशल डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो ये वापस आएंगे अगर अपनी फ्लाइट बुक ठीक है। फिर मुझे हाँ या ना में बता दीजिएगा, पासपोर्ट होना एक अलग चीज, यहाँ पर हम खास तौर पे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से कहने का तरीका ये होता है कि जब किसी को सिफारती पासपोर्ट जारी होता है कि हम ये स्टेट का नुमाइंदा है, स्टेट इसको ओन करती है, तो क्या एक एब्सकॉन्डर को ये पासपोर्ट जारी करना दुरुस्त है बेनजीर? हाँ या नहीं? एब्सकॉन्डर से देखिए, उनका केस अभी चल रहा है, उनको सजा नहीं मिली केस में। दूसरी बात ये है कि वो उनका केस अभी अदालत में है और वो मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं। तो दुरुस्त है आपके ख्याल में? ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त। आपके ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त है। भट्टी साहब। मैडम शेख, क्या इनको पहला तिब्बी रिलीफ देकर 8 हफ्तों के लिए घर भिजवाना दुरुस्त था एक मुजरम को, जहां जज अरशद मलिक से उन्होंने मुलाकात भी फरमाई थी? क्या इन्हें दूसरे तिब्बी रिलीफ देकर लंदन भिजवाना दुरुस्त था? क्या भाई की गारंटी पर, शहबाज शरीफ की गारंटी पर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भिजवाना दुरुस्त था? क्या इनका 3 सालों में एक दिन ना अस्पताल में इलाज, ना अस्पताल में दाखिल होना, मतलब बाकायदा इलाज ना होना, क्या दुरुस्त था? क्या किसी अदालत का नवाज शरीफ के गारंटर शहबाज शरीफ को बुलाकर ना पूछना कि भाई तुम्हारा किधर गया है भाई जो तुमने गारंटी दी थी, दुरुस्त था? क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ का अपनी काबीना लेकर एक इश्तिहारी, अदालतों के इश्तिहारी और मुजरम के पास जाना दुरुस्त था? क्या एक इश्तिहारी, अदालतों के एक इश्तिहारी और मुजरम का मुल्क के अहम फैसले, जिसमें अहम तकर्री भी शामिल है, उनके फैसले करना दुरुस्त है? क्या अदलिया फौज पर चढ़ाइयां दुरुस्त हैं? क्या सर आप किसी और तरफ ही बहुत ज्यादा मामला लेके जा रहे हैं, वो सारी चीजें अलग हैं, ऑल्दो इससे कनेक्टेड है, इसलिए मेरी बात आपने समझी नहीं।
समझे नहीं मैडम शेख, मतलब वो गलत चला आ रहा है और ये भी गलत है, आप यही कह रहे हैं ना? मुल्क में कोई दुरुस्त, इस मुल्क में कोई दुरुस्त और गलत की बहस है, कोई असूल की बहस है, कोई मंतक की बहस है? बिल्कुल सर है, हम तो रोज करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं जी, बनाना रिपब्लिक अल्लाह ये भी बिल्कुल सही नहीं है ये मुल्क, और इसमें नहीं सर, उम्मीद पे दुनिया भी और ये मुल्क भी कायम है, और हम अच्छे की उम्मीद ही कर रहे हैं। देखें, अंदाजा करें, बहस इसीलिए होती है। शेख अंदाजा करें, आपका पॉइंट आ गया के गलत न्याजी साहब हो गए, एक अदालतों के इश्तिहारी और मुजरम को सफारती पासपोर्ट, यानी ये कोई बनाना हो गई। हम तो ठीक है, पॉइंट आ गया आपका भट्टी साहब। न्याजी साहब, अलीना कुरुक पता है कौन है जी, जिन्होंने नवाज शरीफ को बैग भेजने के लिए वो कंडीशंस क्रिएट की? जरा रिकॉल तो करें उन दिनों को जिन दिनों नवाज शरीफ बैग जाना था। क्या कोट लखपत जेल तोड़ के गए थे? क्या सर्विस हॉस्पिटल से रात को सुबह जाके तो भागे हुए थे? इनको शर्म आनी चाहिए इनको भगोड़ा कहते हुए। ये पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं जिन्होंने उनको जमानत दी है, और आज भी लाहौर हाई कोर्ट के कानून के मुताबिक बेल पर है। हर महीने उनको जिसके ऊपर बेल ग्रांट हुई है उसके ऊपर हर महीने वहां उनको रिपोर्ट जमा करानी होती है, रिपोर्ट जमा करा रहे हैं आज के दिन लाहौर हाई कोर्ट में। जी मेडिकल रिपोर्ट। और यही बात हुई थी, उन्हें कहा था कि आप जाए कैंसिल करवाएं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई बात की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है नवाज शरीफ हंसा होगा, तो उस वक्त फैसल वाडा भी हंसा करता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर या हमारे कोर्ट सिस्टम के ऊपर, और कई लोग हंसा करते थे। तो ये हमने कईयों को हंसता देखा है इन चीजों पे। दूसरी बात यह है कि पासपोर्ट जो है पाकिस्तान का आईन पढ़े और उसके अंदर आप बुनियादी हकूक पढ़ लें। पाकिस्तान के आईन के अंदर आप उसको उसके हक से डिनाई नहीं कर सकते। बाकी रही जो ब्लू पासपोर्ट है, मुझे नहीं पता कि आया एक्स प्राइम मिनिस्टर या एक्स MNA या एक्स मिनिस्टर उनको ब्लू पासपोर्ट जो है इंपेरेटिव है, लाजमी है, मुझे इल्म नहीं है। नहीं सर, लाजमी नहीं है, बट हो सकता है, डिस्क्रेशन होती है। मेरे लिए हमेशा स्टैंडर्ड होते हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन माशाल्लाह बट देयर एंटाइटल्ड टू इट, देयर एंटाइटल्ड टू इट। उन्होंने कहा वो एंटाइटल्ड है। हाँ जी। अब मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि अगर वो ना देते तो भी इट्स वाज ओके, क्या फर्क पड़ता है अगर, लेकिन चूंकि मैं नजीर ने एक और एंगल से बताया है, तो अब मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि क्यों ना देते, अगर उनको मिलने का हक है तो वो उनको ले लेने चाहिए। तो मैं, लेकिन ये है कि उनको पासपोर्ट ना देना ये क्राइम अगेंस्ट पाकिस्तान स्टेट है, और इमरान खान साहब को चाहिए था कि अपनी बजाय बेशर्मी से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देके तो आपने बिल्कुल ही वो कर लिया ना। यास्मीन राशि भी रो रही थी कि उन्हें भेजे, पूरा निजाम रो रहा था कि नवाज को भेजें, क्योंकि उस वक्त भेजना ही इनके लोगों के लिए, इन सर एक बंदा है दोगलों के झूठों के लिए ठीक है। मजीद साहब, सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की क्यों जरूरत पड़ रही है अब? अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो नॉर्मल पासपोर्ट पे आ सकते हैं। तो जब नॉर्मल पासपोर्ट उनका रिवाइव हो गया है तो मुझे वो मंतक समझा दें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू करने की PMLN की गवर्नमेंट कि ऐसी क्या ज़रूरत है और इसकी मैसेजिंग क्या जाएगी। अगर वो एक पाकिस्तानी पासपोर्ट से यहाँ ट्रैवल करके आते हैं उसमें और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके वो पाकिस्तान आते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है? जो मैसेज गया है वो मैसेज नेगेटिव गया है, इसलिए कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आप बाकी छोड़ दें, मैं उनकी सजा की भी बात नहीं करता, बेल पे सब कुछ नहीं बात करता, यानी वो अपने आप को एक आम पाकिस्तानी से सुपीरियर क्यों जानना समझना चाहते हैं, क्यों मनवाना चाहते हैं कि आप हैं तीन टाइम्स इलेक्टेड। मेरे ख्याल में उन्हें नॉर्मल पासपोर्ट से पाकिस्तान आना चाहिए था। बेनजीर, क्योंकि अलीना वो रिप्रेजेंटेटिव है इस मुल्क के, वो मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं 3 बार, वो एक मुल्क की बहुत बड़ी सियासी जमात के लीडर भी हैं, और उनका जो केसेस है वो अभी अदालत में चल रहे हैं। तो पासपोर्ट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की इसकी क्या जरूरत है? उनके पास एक पासपोर्ट है। सर सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है मदद साहब, लेकिन अगर आपका अंडर द लॉ आपको एक इजाजत मिलती है, कोई पाबंदी नहीं है, तो उनको क्यों नहीं मिल सकता डिप्लोमेटिक पासपोर्ट? या तो आप जब PTI की हुकूमत थी तो उनको रूल से तब्दीली कर देनी चाहिए थी, इनको ना। सारा मसला ये है कि हमारे रूलर्स हमारे हुक्मरान अपने आप को एक आम आदमी की सतह से
ज्यादा ऊपर देखते हैं, ये प्रॉब्लम है। वैसे अगर हमारी डिबेट इस नुक्ते पे आई पहुंची है कि क्योंकि वो 3 बार के साबिक वजीर आजम है तो उनका हक बनता है और हमारे रूलर्स अपने आप को सुपीरियर महसूस करते हैं, तो फिर तो क्या ये भी सवाल नहीं बनता कि वो अगर 3 बार के वजीर आजम है तो उनकी इखलाकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने आप को आके अदालतों के सामने सरेंडर करें या पेश करें। इस सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं हम अपने देखने वालों को। हमारे तज्जियाकारों की इस सवाल के ऊपर क्या राय थी आपने जानी। बेनज़ीर शाह साहिबा समझती हैं कि बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, ऐसी कानून में आइन में कोई कदगन नहीं है, बल्कि ये तो पासपोर्ट जारी होना हक था और ब्लू पासपोर्ट डिस्क्रेशन है तो हो सकती है। बाकी दोनों एनालिस्ट यानी इरशाद भट्टी साहब, मजहर साहब इससे अग्री नहीं करते। न्याजी साहब इसके ऊपर थोड़े मिक्स्ड ओपिनियन रखे हुए हैं। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।